रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात, हम ऐसे लोगों को आपसे मिलाते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ रचनात्मक कार्य किए हैं और साथ ही समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में रेडियो स्टूडियो में जुड़ रहे हैं जाने माने साहित्यकार, आर्टिस्ट रूप नारायण बाथम जी। रूप नारायण बाथम जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। हम आज उनसे जानेंगे उनके बचपन से लेकर अब तक के उपलब्धियों पर उनकी बातें। रूप नारायण बाथम जी का मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हमारे श्रोताओं को सर ये बताइए बाथम साहब के आपने कला के क्षेत्र में प्रवेश किया, ये कैसे किया और इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कला के क्षेत्र में जब प्रवेश किया आपने, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और कहाँ से मिली? ये दरअसल जन्मजात तो कोई कुछ होता नहीं है। जी जी जी। वो तो सब बात को बचपन से शुरुआत हो जाती है। जी जी। तो ये जब स्कूल में थे तो ड्राइंग टीचर जो थे कुछ छोटी चीजें बनाया करते थे जिनसे प्रेरणा मिलती थी। और हाई स्कूल तक आते आते, इंटरमीडिएट तक आते आते वही चीजें बनाते रहे, करते रहे जी। लेकिन जो विधिवत हमारा काम शुरू हुआ जी, वो एमए के क्लासेस, बी क्लासेस से शुरू हुआ, जिसमें मैंने समझा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो कॉलेज में सब उन्होंने शिक्षित किया, हमको सारी चीजें बताई जी। लेकिन जो हमारा ध्येय रहा शुरू से, ये चित्रकला बनाना और पेंटिंग बनाना और इम्तिहान पास कर लेना, ये सब चीजें तो रूटीन में होती थी। लेकिन जब मैं छात्र था, जिसको मैं बताना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ जी 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 जी, वो यही बात है कि इम्तिहान तो पास कर लेते हैं, नौकरी भी लग जाती है, अपना पेशा भी उनका पूरा जिंदगी भर का हो जाता है, सब कुछ हो जाता है जी जी। लेकिन समाज को कंट्रीब्यूट करने वाला पक्ष जो है वो हमेशा अधूरा रहता है। ये हम जब छात्र थे तो हमारे जमाने में जितना कला का साहित्य था जी था जी। अब हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले और हमारी मातृभाषा हिंदी, हमारा ज्यादा अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था जी जी जी। तो जो कुछ पढ़ा उसको आधा अधूरा पढ़ा, आधा अधूरा समझा और इम्तिहान पास कर लिया। लेकिन उस वक्त ये दिमाग में बात आ गई, ये जो आज कठिनाई हम महसूस कर रहे हैं जी, ये हमारी अगली पीढ़ी को ना हो। क्योंकि सारे लोग, जितना भी साहित्य था पूरे भारतवर्ष में, ना वो मराठी में था, ना गुजराती में था, ना बंगला में था, वो सब अंग्रेजी में था जी जी। और जो मुसीबत हम महसूस कर रहे हैं वही महसूस वो लोग भी करते होंगे, करते थे, वास्तव में करते थे जी जी जी। तो उस दिन जब पास कर लिया और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में नौकरी भी लग गई और काम करने का मौका मिला जी, तब ये मैंने सोचा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारी अगली पीढ़ी जो है जी, आर्ट के क्षेत्र में जो आ रही है वो विश्व स्तर की ना हो तो कम भारतीय स्तर तक की हो, इतनी समझ तो उनके अंदर हो कि कम से कम भारत के बारे में जानकारी हो उनको जी जी जी। तो ये उसको इसका अध्ययन करने के बाद हमने नतीजा ये निकाला कि जब तक साहित्य हिंदी मातृभाषा में है, हिंदी का मतलब मातृभाषा जी जी, वो चाहे बंगला हो, चाहे गुजराती हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी हो जी जी, उसमें नहीं होगी तब तक ये छात्र समझेंगे नहीं। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा सवाल था कि हमको पढ़ाया क्या जा रहा है और पढ़ाने वाले कौन है। पढ़ाने वाले वही लोग हैं जो 1947 के बाद पैदा हुए थे या उसका थोड़ा पहला पैदा हुए थे। उन्होंने भी अंग्रेजी साहित्य से पढ़ा था जी जी, अंग्रेजों के लिखे हुए साहित्य, कला साहित्य को पढ़ा था और वो उन्होंने हमें पढ़ा दिया जी जी जी। सवाल है जो पढ़ा दिया वो तो एकेडमिक साइड थी जो उन्होंने पढ़ा दिया, लेकिन जो रेफरेंस मटेरियल था, जो संबंधित उससे जानकारियां थी, संबंधित जानकारी जिसे कहते हैं, वो कभी बताई नहीं गई। और वो इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि उन्होंने खुद भी जनरल नॉलेज के रूप में उन्होंने नहीं पढ़ा था। उनके पास भी वही किताबें अंग्रेजी की थी और जो वो पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, करते रहे। तो सबसे पहले हमने इस बात को सोचा कि सबसे पहले कोई भी भाषा जैसे आप सीखते हैं तो पढ़ते हैं, उसकी ग्रामर सीखते हैं, उसके बाद वो भाषा सीखते हैं। आप कोई ज्ञान लेते हैं तो उसका बेसिक एलिमेंट्री चीजें तो मालूम होनी चाहिए जी जी जी। और वो हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों ने उस काम को किया ही नहीं जी जी।
तो वो सबसे पहले हमने जरूरत समझी कि पहले इसकी वर्णमाला जो तैयार होनी चाहिए जी, जो अल्फाबेट्स होने चाहिए, जो इसकी बेसिक ग्रामर होनी चाहिए, वो हमारे उसी भाषा में होना चाहिए, हिंदी में ही होना चाहिए या मातृभाषा में होना चाहिए जी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पारिभाषिक कोश बनाया। आर्ट के जो टर्म्स थे जिनको हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते थे जी, उनको हिंदी में कैसे लाया जाए, इस काम को शुरुआत करी और उसका कोश भी छपा, 1988 में छपा, जो भारत का पहला कोश था आर्ट के टर्म्स का। तो और उसको इस जरूरत को समझाने के लिए हमने भारत के शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी थे उनको समझाया जी, कि आप जब तक ये भारतवर्ष में कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसको मातृभाषा में नहीं लाएंगे तब तक लोग समझेंगे ही नहीं। अंग्रेजी से अंग्रेजी में पढ़ लिया, आधी बात समझी, आधी नहीं समझी, वो कोई अधकचरे लोग रह गए। तो इस 2 साल पहले भारत सरकार के जो उच्च शिक्षा विभाग है उन्होंने हमारी बात पे गौर किया और हमारा 1988 का जो छपा हुआ कोर्स था जिसको रिवाइज किया गया था उसको भारत की समस्त 22 भाषाओं में अनुवादित करने का और प्रकाशित करने का प्रोग्राम बनाया। ये कोश है, भारत का पहला कोश है जो भारत सरकार इसको 22 भाषाओं में प्रकाशित कर रही है। तो अब ये कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, बांग्ला में, मराठी में, गुजराती में सभी भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो ये तो बेसिक बात हुई। जो दूसरा पक्ष था वो सबसे बड़ा जो था वो ये था कि हमारे पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, वो है कला अध्यापक। अब जब कला अध्यापक ही सुविज्ञ नहीं होगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए जरूरत ये थी जब, क्योंकि हम तो रशिया गैलरी में रहने की वजह से पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालय और विद्यालयों के प्राध्यापक और छात्र आया करते थे, उनसे मैं पूछा करता था वहाँ पर किताबें कौन सी हैं, किसको पढ़ते हो, किसको पढ़ाते हो। तब उन्होंने कहा कि मैं तो अंग्रेजी की ही किताब पढ़ लेता हूँ, ये मैं बता देता हूँ, मेरे कुछ है नहीं। उसका महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब तक रेफरेंस मटेरियल आपके पास अपनी भाषा में नहीं होगा तब तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। तो ये सबसे पहली जरूरत हमने सोची कि जो संदर्भ सामग्री है, रेफरेंस मटेरियल आर्ट से रिलेटेड, वो सब चीजों की तैयारी की जाए। और उसके लिए हमने अपने लेवल पर जो कुछ हमने करना था, जो किताबें हमारी अलग अलग विषयों पे हैं, आर्ट के डिफरेंट विश्वविद्यालयों के लिए, यूरोप की चित्रकला के बारे में, चाइना की चित्रकला के बारे में, रशिया की चित्रकला के बारे में, सभी पे अलग अलग किताबें हैं हमारी। लेकिन समग्र रूप से हम चाहते थे कोई ऐसा काम हो जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी और प्राध्यापक हमारे लाभान्वित हो सके। अब ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता था, तो इसके लिए मैंने पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों से प्राध्यापकों को बुलाया, बात करी और उनको ये प्रस्ताव रखा कि इस तरह का इंसाइक्लोपीडिया टाइप की एक चीज हम बनाना चाहते हैं तो विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए जनरल नॉलेज की चीजें हो, जिसमें आर्ट की जनरल नॉलेज हो। इस तरह कोई किताब नहीं थी। तो उसमें हमारे साथ भारतवर्ष के करीब 45 से 50 से ज्यादा लोग जो हैं जुड़े हैं और उस काम को हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मातृभाषा में कला का साहित्य पहुँचे, जानकारी पहुँचे। तो इस कला कोश का जो अभी तक कितना हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, कितना कब तक कंप्लीट हो पाएगा? हाँ, ये 75% लगभग पूरा हो गया है जी। ये कोरोना का समय न होता तो अब तक किताब छप गई होती। ये कोश 3 खंडों में होगा जी और इसमें भारत को और विश्व की कला के संबंध में वो जानकारियां हैं जी जो जानकारियां सामान्य तौर से क्लास में नहीं बताई जाती, नहीं पढ़ाई जाती, वो किताबों में अवेलेबल नहीं है जी। इस तरीके का ये प्रयास है। तो इसमें जो लोग इसको पढ़ेंगे, जो कला प्रेमी जो पढ़ेंगे, उसमें कब से कब तक का इसमें ब्यौरा मिलेगा जो लोग इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ जो जैसे कला का इतिहास है जी जी, तो जो हमारे यहाँ 5,000 साल पुरानी सभ्यता है जी, वहाँ से शुरुआत करी है, लेकिन उसको कहानी के रूप में कही है। हाँ। एक बात आप और शर्मा जी ध्यान रखिए कि आज के जो छात्र हैं वो ज्यादा लंबी चीजें नहीं पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल 40 पेज का कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहता, 4 पेज का पढ़ना चाहता है। हाँ। तो इसकी वजह से हमने पूरे इतिहास को नहीं लिखा है जी जी, बल्कि उसकी कहानी लिखी है। ये नया पैटर्न है हमारा। बिल्कुल। अब जैसे हमने भारतवर्ष की कला का इतिहास तो पढ़ लिया तो वो तो 5,000 पेज का है
अब उसको उसकी कहानी लेकिन 5 पेज में आ जाए। तो इस तरीके से हमने भारतवर्ष की कला के जो मूर्ति कला है, चित्रकला है, स्थापत्य कला है, उसी तरह विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे हमारे यूरोप में है, फ्रांस है, इटली है, इंग्लैंड है, उसी तरह अमेरिका है, चाइना है, जापान है, ये सब नहीं पढ़ाया जाता क्लास में। तो हमने कहा जब आप विश्व की कला के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, जी जी जी, तो इनके बारे में भी जानकारी दी जाए, बिल्कुल, तो क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, आप एमए पास हो गए, लेकिन आपने ये भी कहते हैं कि ग्लोबल आर्ट हमने पढ़ी है, लेकिन आपको भारतवर्ष और उसके अलावा दूसरे देशों के बारे में या यूरोप के बारे में 2 जगह पढ़ लिया, ना आपको चाइना के बारे में पता है, ना अमेरिका के बारे में पता, ना रशिया के बारे में पता है। ये आपको जानकर बड़ा विस्मय होगा कि भारतवर्ष के किसी विश्वविद्यालय में सोवियत चित्रकला के बारे में, अमेरिकी चित्रकला के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? कारण ये है कि वो मोटी मोटी किताबों, अंग्रेजी की किताबों में उसका साहित्य है, हिंदी में या दूसरी भाषाओं में है ही नहीं, छोटा छोटा कुछ नहीं है। तो कौन मेहनत करे, कौन अनुवादित करे, कौन उसको समझे, कौन करे? इसलिए विश्वविद्यालय में है ही नहीं, सिलेबस में ही। तो उस काम को हमने कहानी के रूप में अलग अलग लेखकों से कहा, जो दूसरे विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं कला इतिहास, उनसे कहा कि आप भी पढ़िए थोड़ा सा, अमेरिकी चित्रकला की कहानी जो है 10 पेज में लिख के दीजिए, रशियन चित्रकला की कहानी जो है 7 पेज में लिख के दीजिए। वो सब लिख के दिया, उन्होंने कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस सारे जो भी आपने इकट्ठा किया है देश में, जब आप ये सब संग्रहित कर रहे थे, तो कोई ऐसा रोचक किस्सा बताइए जिसके बारे में सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी कि वाकई ऐसा अगर हम नहीं ढूंढ पाते तो शायद ये वंचित रह जाते लोग जो कला के क्षेत्र वाले। बड़ा रोचक बात आपने कही यहाँ पर जी। देखिए, जो हमारी 1972 के दशक में, 70 के दशक में जी, हमारी सोच भी वैसी ही थी जैसी सामान्य रूप से होती विद्यार्थियों की, प्राध्यापकों की और दूसरे लोगों की। जी जी। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं जी, कि जब हमारी पहली ये कला कोश की पुस्तक छपी नहीं थी, बन रही थी, मैन्युस्क्रिप्ट के शेप में थी, तो भारत सरकार में एक अपने शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी थे जी, डॉक्टर जोशी, उनको मैंने प्रतिक्रिया के लिए दिया कि आप इसको देख के सुझाव दीजिए कि इसमें क्या किया जाए जी। तो डॉक्टर किरीट जोशी उनका नाम था, वो एडिशनल डायरेक्टर थे, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी थे शिक्षा विभाग में। तब संस्कृत विभाग और शिक्षा विभाग एक ही हुआ करता था। तो उन्होंने देखने के बाद, 2 दिन देखने के बाद हमें बुलाया, कहने लगे तुमने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन ये इतना सीमित क्यों है कि चित्रकला, मूर्ति कला के बारे में ही तुमने लिखा और दूसरी कला के बारे में क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा साहब, हमारा चित्र नहीं था, हम म्यूजिक के बारे में और ये थिएटर के बारे में, नृत्य के बारे में हमारी जानकारी ज्यादा नहीं है, इसको कैसे करें? कहले इस तरह तो कोई डिक्शनरी है ही नहीं कलाओं के ऊपर, तो तुम ये लिख सकते हो तो इसके ऊपर भी प्रयास करो। वो बात हमारे दिमाग में रही और मैंने कुछ अपने मित्रों से, जो हमारे सहयोगी थे नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट में और दूसरे कला क्षेत्र में, उन लोगों को बताई। सभी लोगों ने इनकार कर दिया, कहने लगे तुम पेंटिंग के आदमी हो, आर्ट हिस्ट्री के आदमी हो, ये सब कलाओं के बारे में तुम्हारी जानकारी नहीं है और ये बहुत बड़ा काम है, तुम कैसे करोगे? वो बात उनसे, उनकी बातों से मैं हतोत्साहित हुआ और वो मैंने इरादा छोड़ दिया कि ये कुछ काम करना नहीं है। लेकिन 15 साल बाद दिमाग में अचानक ही जब थोड़ा सा फ्री हुए दूसरे कामों से, तो मेरे दिमाग में डॉक्टर जोशी की बातें याद रही कि भाई ये वाकई बात तो सही है कि ललित कला के ऊपर एक भी कोश नहीं है, एक भी समग्र कोश नहीं है, अलग अलग से ग्लॉसरीज है, संगीत पे है, नृत्य पे है, सब में है, लेकिन एक कला का विद्यार्थी जो मूर्तिकार है या चित्रकार है, उसको दूसरी कलाओं के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए उसके पास कोई रेफरेंस बुक है ही नहीं, तो दूसरी बात को जाने कैसे? तो इसलिए ललित कलाओं पे हमें काम करना चाहिए और इसके लिए वही प्रयास हमने किया कि विभिन्न क्षेत्रों के जो अच्छे प्राध्यापक थे, संगीत के, नृत्य के, नाटक के, उन सभी लोगों को इकट्ठा किया, पूरे देश से हमने इकट्ठा किया और उन पर अलग अलग जिम्मेदारी दी कि भाई संगीत में आप लिखिए, शब्द ढूंढिए संगीत के और उनका ऊपर से दीजिए, उसका क्या उच्चारण होगा, उसके क्या माने होंगे हिंदी में, क्या आप अंग्रेजी में
हैं और कर रहे हैं। इसको थोड़ा जो वो हमें जितने भी सहयोगी थे हमें जी। अब जैसे फैशन डिजाइनिंग है, ये भी बढ़िया है, लेकिन इसको हम लोग सहयोग को रखा। तो उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, स्कूल ऑफ ड्रामा के प्राध्यापक, अलग अलग क्षेत्रों के म्यूजिक के प्रोफेसर, ये सब लोगों ने मिलकर ललित कला कोश एक बनाया, जो आज से 3 साल पहले प्रकाशित हुआ। इसकी चर्चा भी काफी हुई। भारतवर्ष में अकेला वो भी कोश है जो ललित कलाओं के विषय में जानकारी देता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस दौरान हमारी जो संस्कृति है वो बहुत पुरातन संस्कृति है और कला की जो प्रदर्शन जो है वो अपने भवनों में किया गया है। बहुत से हमारे यहाँ महलों की बात करें या इस तरह के देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो चाहे वास्तुकला हो, लेकिन कला संस्कृति की झलक जो है वो हमारी दीवारों पे, भित्ति चित्रों में, उनमें मिलती है। तो कहाँ की ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, कि अगर उनको मौका मिले तो वहाँ जाकर देखें और देखें किस तरह हमारी संस्कृति है? जी विनोद जी, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है जी कि हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं जी। और मुझे नहीं याद आ रहा है कि भारतवर्ष का कोई भी प्रदेश ऐसा है जहाँ पर कलाकृतियों की भरमार न हो जी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, लेकिन मुश्किल ये है वो चाहे मंदिरों की आर्ट हो, चाहे कपड़ों पे बनाई गई हो, किसी भी क्षेत्र की आर्ट हो जी। सवाल हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि हमारे लोगों ने अपनी कला को समझा ही नहीं, और उसको समझाने के लिए आदमी चाहिए। अंग्रेजों की कोई नियत तो थी नहीं कि आपको आपकी कला के महत्व के बारे में समझाएं। जी 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 जी। हम लोग अपनी कला का ही कदर करना नहीं जानते, ना हमें पता है जी। आप देखिए राजस्थान की कितनी रंगीन कला है जी। उनके दीवारों के चित्र में जी जी रहन सहन हर जगह पर कला बिखरी पड़ी है। तमिलनाडु में भी इसी तरह देखिए, मंदिरों में कितने चित्र बने हैं, भारतवर्ष में देखिए कितने वो अलग अलग उत्तरी भारत में मंदिरों में चित्र बने हैं। जो हमारे रोज लोक कला जो है कितनी ज्यादा समृद्ध है। विदेशी लोग आते हैं, उसको भूल प्रशंसा करते हैं और यहाँ से चित्र को ले जाते हैं, लेकिन हम लोग अपनी कला को नहीं पहचान रहे। उसका कोई हम क्षेत्र हमारे याद नहीं आ रहा है कि फलानी जगह की कला। अब मणिपुर छोटा सा प्रदेश है जी, लेकिन वहाँ का आप देखें कला और संस्कृत के, जब आप वहाँ जाएंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा वहाँ क्या क्या चीजें हैं। बिहार में आप देखिए, आज आपने पटचित्रों को आपने देख लिया, मधुबनी चित्र आपने देख लिए, तो थोड़ा सी आपने तारीफ कर दी। वो भी तारीफ तब करी जब अंग्रेजों ने उसकी तारीफ कर दी, अमेरिका के लोगों ने उसकी तारीफ करी, तब आपने तारीफ करना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो सैकड़ों साल से चल रही थी, लोक कला थी। तो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी अपनी कला से, आप अपने घर में ही देखिए, लोक कला माने जो घर में अपनी बेटियों के सामने जो चौक पूरी है या दीवालों पे चित्रकारी करी है भैया जो उसके अवसर पर, और बहुत सी कलाएं होती घरों में, तो उसको उसकी महत्ता को समझाया जाए, उसकी कला की टेक्निक को समझाया जाए, बिल्कुल वो नहीं है। और इसी की वजह से हमारे यहाँ की कला की फोटो खींच के फ्रांस के लोग, अमेरिका के लोग यहाँ से चित्र लेके लाखों करोड़ों में बेच रहे हैं विदेशों में, और हमें उसकी खबर तक नहीं है। जी 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 जी। तो ये मैं चाहता हूँ कि हमारी अपनी कला जो है उसकी जानकारी भी हमारे विज्ञ लोग जो है वो अपने कलाकारों को दें, अपने सामाजिक जनता के बीच में दें कि भाई इसकी महत्ता क्या है, तभी उसके बारे में लोग जानेंगे। अभी तो सारे लोग अपरिचित हैं, चित्रकला हो रही है, घर में हो रही है, उन्होंने देख लिया हाँ भाई माँ ने कुछ ऐसा चित्र बनाया है, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे नई शिक्षा नीति बनी है, और नई शिक्षा नीति में कला क्षेत्र के लिए क्या विस्तार दिया है, या क्या संभावना है, या क्या आपके सुझाव हो सकते हैं कि जिससे कि कला के क्षेत्र के विशेषज्ञ तैयार हो सके नई शिक्षा नीति के तहत? पहले हमने सुझाव भी दिए, हाँ, उसमें उन्होंने संकलित भी किए हैं, विचार किए हैं, लेकिन सवाल ये है विनोद जी कि ये सुझाव जो भी कुछ है ये प्रैक्टिकल शेप में कब आते हैं? लिख तो लिए गए, सब कुछ गया है, लेकिन
उनको कार्यान्वित करने वाले कौन लोग हैं। जी जी जी। हमारी शिकायत सबसे बड़ी बात है। जैसे कानून में बहुत सारे कानून बने हैं लेकिन वो लागू नहीं होते हैं, इसलिए कानून का कोई उपयोग नहीं रहता। उसी तरह नीति तो बहुत अच्छी बनाई, राष्ट्रीय नीति बनाई, परिवर्तन बहुत सारे किए गए, अभी कला के क्षेत्र में भी, संस्कृत के क्षेत्र में बहुत सारे किए गए। लेकिन सवाल वही बात आती है कि जो लोग उसके कर्णधार हैं वो लोग जब तक उसको गहराई से समझेंगे नहीं, उनके सामने अगर कोई विजन नहीं होगा, दृष्टि नहीं होगी, इसको लागू कैसे किया जाए। सैद्धांतिक रूप से तो आपने सब किताबों लिख दिया, बना दिया, नीति बना दी, सब कुछ कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको लागू करने के लिए हमारे पास मैन पावर होनी चाहिए और दूसरे साधन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल ये है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, बिल्कुल छोटा सा, कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में है। तो कला का पहले जो म्यूजियम का अर्थ होता था कि अजायब घर, चीजों को सजा के म्यूजियम में रख दिया गया, लोग आते थे, देखते थे, ताली बजाते थे, चले जाते थे, उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब म्यूजियम का कंसेप्ट बदल गया है, शिक्षित करने का भी दायित्व आ गया है, जनता को शिक्षित किया जाए। तो जब इस तरह का नियम बनाया गया तो ये सबसे पहले तय किया गया कि पहले दिल्ली के प्रदेश के विद्यार्थियों को इनको शिक्षित किया जाए, फिर भारतवर्ष में आगे विस्तार किया जाए। तो जब हम लोगों ने शुरुआत करी तो देखा कि कला अध्यापक खुद ही शिकायत करता है कि साहब प्रधानाचार्य तो हमको सपोर्ट करते ही नहीं है, वो तो विज्ञान और दूसरी चीजों के में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, कला के क्षेत्र में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम लोगों ने निर्देशक महोदय से कहा कि भाई ये समस्या है, विद्यार्थियों को भेजते तक नहीं है वो गैलरी में, जबकि मुफ्त में ये विजिट होती है, बस हम लेके जाते हैं, सब करते हैं। तो उन्होंने तय किया कि सबसे पहले प्रधानाचार्यों की मीटिंग की जाए और उनको सुशिक्षित किया जाए। प्रधानाचार्यों को डायरेक्टरेट से परमिशन ली गई, दिल्ली के जितने भी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य थे उनको बुलाया गया और उनको अपनी हम लोगों ने बात कही कि ऐसा ऐसा है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब किसी जात विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, जिस वर्ग के वहाँ प्रधानाचार्य थे, आधे से ज्यादा लोग तो सोते रहे, जागते रहे और किसी ने समझा नहीं क्या हम कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, जबकि हिंदी में बिल्कुल सादी भाषा में हो रहा था व्याख्यान, कुछ नहीं किया। और दो आदमियों ने भी पलट के जवाब नहीं दिया। ये प्रधानाचार्य की बात बता रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैंने निर्देशक महोदय से कहा, मैंने कहा बताइए 2 घंटे 2.5 घंटे का तो प्रोग्राम आज आपने रखा है, इनको अच्छा सा जलपान कराया गया, सब कुछ कराया गया, डायरेक्टर ने इनको छुट्टी दी, आधे दिन का समय दिया कि आप नेशनल गैलरी जाइए, सब करिए, लेकिन इनके ऊपर असर कुछ नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब नियम आप बना लें, कुछ भी कर लें, उसके लिए साधन होना चाहिए। देखिए नीति तो बहुत अच्छी हम लोगों ने रिवाइज करी है कि आर्ट की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे हो, क्या हो, लेकिन उनको लागू करने वाले वही पुराने बंदे हैं जिनको खुद नहीं आता, जो ऊंची पोस्टों में पहुंच गए, उनके सामने विजन नहीं है इसको कैसे लागू किया जाए। तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन तो बना के आपने बैठा दिया, नियम बना दिए, सिद्धांत बना दिए, सब कुछ बना दी, लेकिन लागू कैसे होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब एक आखिरी सवाल सर, और पर्सनल भी है, कि विमला जी का साथ आपको मिला और जब वो शुरुआती दौर का, 2 दौर हैं, एक शुरुआती दौर का और एक जब राजनीति में प्रवेश किया उन्होंने, उसके बाद के दौर का, किस तरह का परिवर्तन आपने देखा अपने परिवार में समय के हिसाब से? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। देखिए उनका सहयोग तो हमेशा मिला है, आरंभिक दौर से लेके आखिरी राजनीतिक दौर तक समय मिलता रहा जी। लेकिन जब से वो राजनीति में आई तब से उनका सहयोग हमारे साथ इस तरीके का नहीं हो पाया। बाकी मानसिक तौर पे और बाकी प्रोत्साहन के रूप में तो सब कुछ रहा, लेकिन जो पहले जो था राजनीति में जब तक नहीं थी, मुझे याद है कि जब हम ये पहला कोश, पारिभाषिक कोश बता रहे थे, 70 का दशक जी, उस वक्त मैं दिल्ली में रहता था, तो वो बच्चे भी छोटे थे, उस वक्त वो रात को 2-2 बजे तक हमारे साथ प्रूफ रीडिंग करती थी, हमारे साथ शब्दों में, किताबों के रेफरेंस में देने में, लेने में हमारे साथ बराबर करती हो, कहानी वो लिखती थी।
और अशोक चक्रधर जी वगैरह हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, बागेश्वरी और अशोक चक्रधर। हम लोग की मीटिंग चलती थी, बातें करते थे, तो इसमें उनका बहुत सहयोग रहता था। लेकिन अब उसके बाद आप जानते हैं कि जब दिशा बदल जाती है तो फिर काम उतना गहराई से नहीं होता है। शुरू के जो हमारी किताबें हैं या जो लेख हमारी कला पत्रिका हम छापते थे, उसमें उनका पूरा सहयोग रहता था, प्रूफ रीडिंग लेके और बाकी सारे संपर्क में, पत्र लेखन के संबंध में बहुत सारी चीजों में सहयोग रहता था। लेकिन जब से राजनीति में आ गए तब से उनका समय नहीं है उनके पास ज्यादा, तो वो काम नहीं हो पाता था। आर्ट गैलरी हम लोगों ने शुरुआत करी, उसमें उनका पूरा सहयोग रहा नोएडा में, जिस तरीके से उन्होंने काम किया। तो इसमें तो पूरा सहयोग, मैं आभारी हूँ उनका, अपने मित्रों का और उनका, कि उन्होंने, अगर देखिए विनोद जी, अगर पत्नी का सहयोग ना हो तो कुछ काम नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल गोरखपुरी शायद और भी ज्यादा बड़े हो जाते अगर उनको पत्नी का सहयोग मिला होता। बिल्कुल। तो बिना पत्नी के सहयोग के तो नहीं, घर चल ही नहीं सकता। आज हम लोग व्यवस्थित हैं, बच्चे भी हमारे ठीक है, पत्नी भी ठीक है, सब है। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने समन्वय बहुत अच्छे ढंग से किया और ईश्वर की कृपा भी नहीं है सब। तो शुरू में राजनीति में जाने का जब उन्होंने फैसला लिया था, उस समय आपको कैसा लगा था? और जब वो विधायक बनी पहली बार और इस समय उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं, तब कैसा लगा? नहीं, मुझे अच्छा लगा सब सारी बातें जी। तो थोड़ा सा स्वार्थ तो नीचे करना पड़ता है। क्योंकि मुझे मालूम था ये विधायक हो जाएंगे तो ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे घर को भी और हमें व्यक्तिगत रूप से जी। लेकिन आगे प्रगति की बात भी सोचते हैं, समाज कल्याण की बात भी सोचते हैं जी। जो कुछ उन्होंने किया अपने MLA के पीरियड में, तो वो सराहनीय है, सभी तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है जी। और वो एक बात मैं आपसे और कहूँ जी, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित होने के लिए नहीं है, बच्चा पैदा करें, घर देखें, इसके लिए नहीं जी। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को और थोड़ा बढ़ाइए जी, और उसके बाद उसको समाज के रूप में उनको उपयोगी बनाने के लिए प्रयास करिए। और यही बात थी जी। वो जो शादी के पहले तो MA उन्होंने पास किया हुआ था वेलकम यूनिवर्सिटी से, हिंदी में उन्होंने कर रखा था, साहित्य में कर रखा था जी। लेकिन हमसे शादी होने के बाद हमने कहा भाई हमारा क्षेत्र तो कला का है, तो आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग वगैरह का विधिवत अध्ययन करना होगा और इसके लिए आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन लेके आगे काम करना होगा। लेकिन बच्चे छोटे होने की वजह से प्राइवेट उनको इम्तिहान दिला गया, लेकिन विधिवत अध्ययन उन्होंने किया। उसके बाद हमारे साथ जुड़ी, क्योंकि बिना ज्ञान के आधी अधूरी बातें जानने से तो और कचरे लोगों का तो गड़बड़ हो जाता है हिसाब किताब। तो इस तरह उन्होंने सहयोग बराबर दिया जी। और अभी सहयोग हम लोगों का अच्छा चल रहा है। समय हालांकि निश्चित बात है कि उतना समय नहीं था 10 साल पहले दे पाती थी जी। लेकिन वो समाज का हित भी देखते हुए, सब सारा हित देखते हुए बिल्कुल अच्छा लगता है कि भाई आज समाज में जो प्रतिष्ठा है, बिल्कुल आज उनको मंत्री पद मिला हुआ है जी। तो अच्छा लगता है जी। समाज में सम्मान वगैरह जो है उससे अच्छा लगता है जी। तो थोड़ा बहुत तो कम्प्रोमाइज करना पड़ता है जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर समय दिया सर, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर जी। ओके, थैंक यू, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जाने माने चित्रकार और साहित्यकार रूप नारायण बाथम जी को, जो नोएडा की महिला विधायक विमला बाथम जी के